नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट जो 5512 वाली वैकेंसी है, उसके हम प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। तो आज थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट शुरू में मैं आपके लूँगा, जिसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद जो आने वाले प्रैक्टिस सेट होंगे, उनमें सीधा प्रैक्टिस सेट पर ही चला करेंगे। तो देखिए, क्या-क्या हमारी परीक्षा योजना रहने वाली है, क्या-क्या हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, इन सब चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा, यूपी ट्रिपल एससी जो है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा, जो जूनियर असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम है। इसमें क्या-क्या पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। 30 क्वेश्चन होंगे, जो 30 अंकों के आपके होने वाले हैं। अगर सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात करें, जिसे रीजनिंग कहते हैं, तो 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सामान्य जानकारी की बात करें, तो सामान्य जानकारी में चीज़ें आ जाती हैं जीएस। जो भी जीएस है भारत की या वर्ल्ड की, तो वो आ जाएगी। तो 20 क्वेश्चन होंगे और ये भी 20 अंकों के होंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं कंप्यूटर से संबंधित, यानी कंप्यूटर का इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, जिसमें 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं, तो देखिए, ये 20 क्वेश्चन जो है, ये उत्तर प्रदेश जीके के रहने वाले हैं, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। 20 क्वेश्चन 20 अंकों के। अगर टोटल की बात करें, तो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 अंकों के रहने वाले हैं। आपको समय की बात करें, तो 120 मिनट मिलेंगे आपको आपका एग्ज़ाम को करने के लिए, और 2 घंटे का समय मिलेगा या 120 मिनट। इतने समय में आप जो है ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको करने हैं, 100 क्वेश्चन। समय आपका बच जाएगा, क्योंकि इसमें मैथ्स वगैरह है नहीं। रीजनिंग के ही आपको बस ये 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी इतने टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि जो आप कर नहीं पाओ। उसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन पर आपको विश्वास नहीं है, तो अटेम्प्ट ना करें। तो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नेगेटिव कितनी रहने वाली है? 1/4 नेगेटिव रहने वाली है। 1/4 का मतलब जानते हो कि 25% नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और 25% का मतलब है कि अगर आपको 1 मार्क्स मिल रहा है एक सही क्वेश्चन पर, तो उसके जो है 1/4 या 25% मार्क्स कट जाएँगे। ये जो है इतनी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग इतनी ज़्यादा नहीं है, पर नेगेटिव तो नेगेटिव ही होती है। फिर भी आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर क्वेश्चन का नहीं पता, तो ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा मार्किंग हो जाती है। उसके बाद में ये देख सकते हैं, नवीन पाठ्यक्रम 2023 पे आधारित चीज़ें हम पढ़ाएँगे आपको। और हिंदी से संबंधित जो भी चीज़ें रहने वाली हैं, आपको किस स्तर का इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का ये आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो साधारण सी बात है, हिंदी अच्छी पूछी जाएगी। इतनी ज़्यादा नॉर्मल हिंदी पूछी नहीं जाएगी इसमें। और बाकी आप प्रैक्टिस सेट में देख सकते हो। बाकी सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग में भी आपको ये तो निष्कर्ष वगैरह ये तो आप कर ही लोगे, क्योंकि अगर रीजनिंग के टच में रहे होगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो सामान्य जानकारी से रहने वाले हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भारत से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी सामान्य जानकारी में आ जाएंगे, जिसे हम जीएस कह देते हैं, राइट। उसके बाद कंप्यूटर में क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, कंप्यूटर जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैं इसकी मैराथन क्लास आपको करवा दूंगा। और कंप्यूटर में कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो एक तो इंटरनेट वाले जो टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ईमेल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उसके साथ ही अगर बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। इंटरनेट के बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ। और बाकी जो ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो आप जानते हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। नहीं जानते होगे तो भाई हम बैठे हैं बताने के लिए, आपको ज़रूर बताएंगे इस बारे में भी। और उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि कंप्लीट उत्तर प्रदेश आपसे पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो 20 क्वेश्चन का आप मान सकते हो क्या ठीक ठाक लेवल रहने वाला है यूपी जीके का। तो भाई, मैं इसकी भी आपको तैयारी बिल्कुल कराऊंगा। और यहाँ से क्या लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से मतलब हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन ऐसा देखने को आपको मिलता रहेगा।
और कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाओं, यानी इसका मतलब करंट अफेयर जो है यूपी जीके के भी 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर का देखने को मिलेगा, और जो भारत का करंट अफेयर या वर्ल्ड का करंट अफेयर है वो आपका आ जाएगा उसमें सामान्य जानकारी में, जो मैंने इससे पहले बताया था आपको। तो ये जो मैंने आपको इतना समय आज लिया है जिससे मैं आपको एक प्रकार से बता सकूं कि क्या क्या आपका रहने वाला है। पहले प्रैक्टिस सेट की तरफ चल लेते हैं। अपने क्या पहला प्रैक्टिस सेट है, देखिए सबसे पहले तो हमारा ये आज का जो है पहला प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इतने क्वेश्चन रहने वाले हैं, उस हिसाब से 100 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं इसमें। दोस्तों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हो शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आप पाओगे कि आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस आप कंप्यूटर पे थोड़ी मेहनत कर लेना, उसकी टाइपिंग वगैरह कर लेना। अगर टाइपिंग वगैरह कर लेते हो तो बहुत आसानी से इसमें जॉब ले जाओगे, क्योंकि टाइपिंग का ही सबसे बड़ा रोल रहने वाला है इसमें। बाकी आपको इतने प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, और उसके लिए मैराथन क्लासेस वगैरह, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने लेटेस्ट कुछ एग्ज़ामों में पूछी हुई हैं, वही चीज़ें हम आपको बार बार करवाते रहेंगे, ताकि वही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले और वही आप चीज़ें कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 1, जगदीश शब्द की सही संधि होगी। तो जगदीश शब्द की जो सही संधि होगी वो होगी जगत प्लस ईश, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। दोस्तों, इसमें अगर बात की जाए कि कौन सी संधि है, तो जगदीश में व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 2, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे क्या कहते हैं। तो जो हमेशा दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं, और जो किसी के गुण दोषों की आलोचना करता हो उसे आलोचक कहते हैं। आलोचक किसे कहते हैं? जो किसी के गुण या दोषों की आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं, और जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या है। देखिए, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म हमें छांटना है। तो अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची है, और अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी दूसरे में ये जो है थोड़ा विपरीत कर दिया, और तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है वायु और अग्नि। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो अमृत शब्द नहीं किया जा सकता, हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो अमृत शब्द जो है वो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है, तो पावक जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है। दोस्तों, पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ये पर्यायवाची और जो विलोम शब्द हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है। तो साहचर्य का जो सही विलोम है वो अलगाव है। क्या है साहचर्य का विलोम? अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। यानी इसमें आपको प्रत्यय छांटना है और मूल शब्द छांटना है, क्योंकि मूल शब्द के बाद जब प्रत्यय लगा है तब ये प्रमाणिक बना है। तो अगर इसमें प्रत्यय और मूल शब्द सही सही छाटे तो ये कौन सा रहने वाला है। तो ये तो सी ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, या डी भी नहीं हो पाएगा। प्रमाण एक होगा या प्रमाण इक होगा, छोटी ई लगेगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो है छोटी ई लग रहा है, तो प्रमाण जमा इक, यानी इक तो प्रत्यय हो गया और प्रमाण जो है ये मूल शब्द हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक जो है तत्सम शब्द है। आप सभी को पता होगा कि तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जिन्हें
हिंदी में ज्यों का त्यों हम यूज करते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम से ही तद्भव बनते हैं। तद्भव वो होते हैं जिनमें कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में जो है देने का भाव आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, ना कि कर्म कारक हो जाएगा। समझे? राजा सेवक को कंबल दे रहा है तो इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा, इसमें देने का जो भाव है वो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, कारक के भेद कितने हैं? तो कारक के भेद 8 हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को, इस तरीके से जो है ये कर्ता और जी कर्म करण ये कारक ही तो हैं। तो कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो राम आम खाता है वाच्य में कौन सा रूप है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य या कृतवाच्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृतवाच्य। देखिए, राम आम खाता है में कृतवाच्य है, और वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो, इसमें कर्ता की प्रधानता है, तो जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? तो वचन का जोड़ा जो सही नहीं है वो आटा आटे जो है ये सही नहीं है। देखिए, सोना एक वचन में भी प्रयुक्त होता है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है। छात्र एक वचन का और ये छात्रगण बहुवचन, धेनु एक वचन, धुनुए बहुवचन। आटा और आटे जो है ये कभी बहुवचन में प्रयोग नहीं होता जो आटा है, क्योंकि आटा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती हैं। आपको पता होगा जो आटा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही नहीं होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, जैसा हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग कौन सा नहीं है? तो वायु जो है ये स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग है। आपने सुना भी होगा, जैसे बचपन बीत गया, तो बीत गया मतलब पुल्लिंग। समुद्र पार कर लिया तो पुल्लिंग। कंबल ओढ़ लिया पुल्लिंग। आपने ऐसा थोड़ी ना सुना होगा कि कंबल ओढ़ ली, समुद्र पार कर ली, या बचपन बीत गई। और वायु का आपने सुना होगा, क्या वायु चल रही है, ऐसे नहीं मतलब क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। अगर आप इसे पुल्लिंग में करना चाहोगे तो ये होगा वायु चल रहा है, जो कि ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? वायु है इसमें। बाकी तीन जो है पुल्लिंग है, और इसने कहा कि पुल्लिंग नहीं है, तो वायु पुल्लिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई, जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद क्या है? यानी इसमें मनोरम के बारे में बात की है, तो मनोरम क्या है? तो दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द मनोरम एक गुणवाचक विशेषण है। क्या है भाई? गुणवाचक विशेषण। और वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है? तो यानी शुद्धिकरण का ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कवियत्री। कवियत्री इस तरीके से लिखा जाएगा, बाकी ए भी गलत है, डी भी गलत है, सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी बस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? या फिर माता पिता के बीच में कौन सा जो है विराम चिन्ह लगा हुआ है? तो सभी को पता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इस तरीके से ही योजक चिन्ह होता है, और योजक चिन्ह माता पिता के बीच में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के
आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्क्षिप्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, उत्क्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी की पहली सवाक या बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? तो भाई जो हिंदी की पहली बोलती फिल्म थी वो आलम आरा थी। और अगर पहली मूक फिल्म की बात करें तो हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म थी और बोलती फिल्म आलम आरा थी। तो ये कब रिलीज करी गई थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1931 में रिलीज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। देखिए 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब गद्यांश देखने को मिलेगा। पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। अपने दिमाग से उत्तर मत देना, गद्यांश के आधार पर ही उत्तर देना। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं हम। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रात स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला। और यह आत्मसुख उत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाह उत्तर उसे मिलता उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नव उड़ोत्न को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। ये एक प्रकार का गद्यांश है जिसमें भगवान श्री राम के बारे में बात की गई है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की जो पत्नी है उर्मिला, उनके बारे में बात की गई है। अब क्वेश्चन किस तरीके से हैं, किस तरीके से हमें आंसर इन क्वेश्चनों का देना है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है और गद्यांश के आधार पर इनका आंसर देना है। लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए थे? रामचंद्र की सेवा के लिए गए थे, पिता की आज्ञा के कारण गए थे, या भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, या उर्मिला से दूर जाने के कारण? तो जैसे गद्यांश में कहा गया था कि उन्हें अपने भाई राम से बहुत प्यार था, तो भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण जो है लक्ष्मण जो है राम के साथ वनवास के लिए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो गद्यांश पे ही आधारित क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। क्वेश्चन नंबर 22, लेखक को क्या दुख है? यानी ये जो चीज़ें लिखी गई हैं गद्यांश है, इसमें लेखक ने किस चीज़ के बारे में अपनी पीड़ा जाहिर की है? तो रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए, तो ये तो कुछ वो तो गए थे, इसमें तो लेखक को कोई दुख नहीं है। लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास को चले गए। उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया। रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि लेखक को यही तो दुख है कि लक्ष्मण के बारे में सभी ने लिखा कि वो अपने भाई के लिए गए, अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे, अपने भाई की सेवा के लिए वो जो है वनवास गए, अपने भाई को छोड़ नहीं सकते थे। तो लेखक को ये दुख है, चलो भगवान राम को नहीं छोड़ सकते थे लक्ष्मण जी, पर लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी उर्मिला, उन्होंने भी तो ये त्याग किया था कि जो उनके पति लक्ष्मण जी थे वो भगवान राम के साथ गए थे। 14 वर्ष तक उर्मिला जी अकेली रही थी। तो इस चीज़ का दुख है लेखक को, क्या उर्मिला का कहीं पर भी कोई नाम इतना ज़्यादा है नहीं, तो रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, ये लेखक को दुख है। क्वेश्चन नंबर 23, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया था? देखिए हम चारों विकल्प देख लेते हैं। तो उर्मिला का लक्ष्मण के साथ विवाह करना बलिदान नहीं बल्कि उर्मिला के जीवन का प्राप्य था। यानी पहला ही हो जाएगा कि ये उन्होंने बलिदान नहीं दिया था। ये उर्मिला का लक्ष्मण के साथ विवाह करना बलिदान नहीं था, ये बल्कि उर्मिला के जीवन का प्राप्य था। और बाकी की बात करें जो तीनों विकल्प हैं, तो अपनी बहन सीता का वियोग सहना, लक्ष्मण जो उनके पति थे को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने देना,
तथा सांसारिक सुखों का त्याग करना उर्मिला द्वारा दिए गए प्रमुख बलिदान है। ये उन्होंने 3 बलिदान दिए थे। बहन सीता का वियोग सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, ये भी उनका बलिदान था। सांसारिक सुखों का त्याग किया, ये भी उनका बलिदान था। पर पहला जो था ये बलिदान नहीं था, ये उनका प्राप्य था। राइट। देखिए गद्यांश के 3 क्वेश्चन थे और 3 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब और क्वेश्चनों पे चलते हैं जो हिंदी के क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो अपने दोस्तों वगैरह को लिखते हो। तो मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी आ गया तो ये अनौपचारिक पत्र नहीं लिख सकते आप उन्हें। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया ये बिल्कुल अनौपचारिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। अनौपचारिक का मतलब बेसिकली ये है। दूसरा है जिला परिषद अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, यह भी अनौपचारिक नहीं होगा। और प्रधानाचार्य को भी अनौपचारिक पत्र नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या है? तो देखिए इसका सही अर्थ है कष्ट का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपने कहते हुए भी सुना होगा कि इतना ज़्यादा बहुत उछल रहा है कि तुझे अभी आटे दाल के भाव का भी मालूम मालूम है। तो इसका मतलब है कि अभी तूने क्या ही कष्ट सहे हैं, तो कष्ट का अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई। ये पंक्तियां और इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो देखिए इस पंक्ति की बात करें तो इसमें पहली चीज तो उपमा अलंकार है। क्या अलंकार है? उपमा अलंकार है। देखिए यहाँ पर दो वस्तुओं में रूप, रंग, गुण या धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी एक प्रकार से आप समझ सकते हो जहां पर कहीं ना कहीं समानता का बोध कराया जाता है ना, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनि रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनि रूखी। इसमें कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा? वियोग श्रृंगार रस है। क्योंकि अखियां जो है हरि के दर्शन के लिए भूखी हैं। इस तरीके से मतलब एक प्रकार से जो है वियोग दर्शाया जा रहा है इसमें। हरि के दर्शन के लिए आंखें तरस रही हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? तो भाई ये सूर सागर से लिया गया। सूर सागर जो किसने लिखी थी कमेंट करके बताना। ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं ना, ये सूर सागर से ली गई हैं। और सूर सागर किसने लिखी है आप कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य यानी जिसमें कोई त्रुटि ना हो। तो श्री कृष्ण के अनेकों नहीं होगा, अनेक नाम है श्री कृष्ण का, ये होता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही हमारा जो है सही वाक्य हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि बाकी डी की बात करें तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, तो शस्त्र नहीं होता ये अस्त्र होता है। यहाँ पर अस्त्र होता तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा जो है करेक्ट हो जाता। समझे? नंबर 29, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्ट लग चुका है, गिनती अगर पहले आ जाए किसी शब्द में तो द्विगु समास होता है। क्या? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो भाई उसे अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए हिंदी के तो क्वेश्चन हो चुके हैं 30। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं हमारा जो है क्या पोर्शन है, किस पोर्शन को हम करेंगे। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो हमारा पोर्शन है वो है सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के क्वेश्चन है, और इन्हें हम करने वाले हैं। तो 31वां क्वेश्चन है अपना, कथन दे रखे हैं उसके बाद निष्कर्ष दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले कथन कर पढ़ लेते हैं। सभी कुत्ते शेर हैं। तो सभी जो
डॉग हैं वो क्या हैं? लायन हैं। सभी लायन बिल्लियाँ, सभी लायन क्या हैं? कैट हैं। सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। सभी जो कुत्ते हैं वो बिल्लियाँ, तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो गोला है तीसरा वाला, अ, ये छोटा वाला गोला बड़े गोले में है, तो ये सही हो जाएगा। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। देखो कुछ मतलब कुछ का मतलब आ गया तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो कह लेता ना कि सारे कुत्ते, सभी कुत्ते बिल्लियाँ, तो ये भी सही है, और कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं तो ये भी सही हो जाएगा। पर सभी बिल्लियाँ कुत्ते नहीं हो सकते, क्योंकि बिल्लियाँ जो है ज़्यादा हैं, और ये जो छोटा वाला आप गोला देख रहे हो इसमें कुत्ते हैं और बड़े में कैट यानी बिल्ली हैं। तो इस हिसाब से जो हमारे परिणाम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष परिणाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। बेसिकली सीरीज दे रखी है ये सीरीज हमें सॉल्व करनी है। तो सीरीज किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? तो अगर आप इसे करने बैठते हो, -7 -3, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट है, फिर 8, फिर 15। तो अगर इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो इनमें जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है भाई? 7 और 3 में, 7 और 3 में +4 का डिफरेंस है, और 8 और 15 में कितना है? +7 का डिफरेंस है। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जोड़ की सीरीज चल जाए, जैसे यहाँ 4 का डिफरेंस है और 3 से यहाँ 5 का डिफरेंस हो जाए। अगर 5 का डिफरेंस होता तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, और 2 से 8 के बीच में 6 का डिफरेंस बन सकता है। तो बिल्कुल हमारी सीरीज बन चुकी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 रखा जाएगा। जो यहाँ पर खाली स्थान दे रखा, तीसरे नंबर पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा, वहाँ पर 2 लिखना आपको, और उसके बाद सीरीज बन जाएगी। +4 जोड़ो, फिर +5 जोड़ो, फिर +6, और उसके बाद में जो है +7 जुड़ रहा। तो इस तरीके से हमारी जो सीरीज है वो बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए एक बयान से बेसिकली क्या है? ये कथन दे रखा, ये तर्क दे रखा। मैं आपको बता देता हूँ। कथन पढ़ने के बाद में तर्क पढ़ो, और ये देखो कि किस तरीके से जो तर्क है वो मजबूत है। देखिए, कथन है, क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए? तर्क है, हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। इसमें राजस्व वाली कोई बात कही नहीं है उसने, और अपने पास से ज़्यादा सोचो मत ना। तो इससे तो गलत कर देंगे हम। नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। तो देखिए, अगर सरकार प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी, तो बेसिकली बात है, सिंपल सी है, सभी जानते हैं। इससे फिर क्या होगा? प्रदूषण के लिए रास्ते खुलेंगे। तो केवल कथन जो है दूसरा मजबूत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है? यानी बेसिकली क्या है, जैसे सीरीज के आपने क्वेश्चन करे होंगे, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ लॉजिक ऐसा लग रहा है। वो लॉजिक क्या लग रहा है, क्या इसका राइट आंसर आने वाला है? तो मैं आपको बता देता हूँ। एनिमेट, एरिएट, कास्ट, सेटअप, आइटम्स, इसके बाद में कौन सा जो है वो शब्द आएगा? अब अगर गिनने जाओगे, काउंट करने जाओगे, तो बन नहीं पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है, आप ऐसा देखो कोई चीज़ कॉमन है इन सब में। तो दोस्तों, आप अगर गौर से देखोगे ना, तो पहले वर्ड में, एनिमेट में, एरिएट में, कास्ट में, सेटअप में, आइटम्स में टी जो है कॉमन है, और बाकी जो 4 विकल्प है उनमें भी टी टी दे रखा कॉमन है। तो इस हिसाब से जो है भाई, क्या होना चाहिए? तो एनिमेट में अगर टी देखो, तो टी से पहले कितने अल्फ़ाबेट हैं? तो 2, 4, एक 5 हैं। एरिएट में 4 हैं ये। कास्ट में 3 हैं। सेटअप में 2 हैं। आइटम्स में 1 आई। तो अब टी के पहले कोई अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। तो बैच नहीं हो सकता, कटर नहीं हो सकता, अटैक नहीं हो सकता, तो टफ ही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। टफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टी के पहले 5 दे रखे हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो अब टी के पहले कुछ नहीं आना चाहिए, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। यानी दिए गए वैन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं हैं। तो भाई, इसका जो सही आंसर की अगर बात करते हैं, तो इसने कहा है क्या उन अभिनेताओं को निरूपित करना। तो अभिनेता, तो पहली चीज, कौन कौन से अभिनेता? बी भी अभिनेता, सी भी अभिनेता, डी भी अभिनेता है। उन्हें निरूपित करें जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, यानी इंजीनियर नहीं होने चाहिए। तो डी तो भाई इंजीनियर भी है और अभिनेता भी है, और सी जो है इंजीनियर भी है, गायक भी है, और अभिनेता भी है। उसने कहा इंजीनियर नहीं होना चाहिए, तो इंजीनियर नहीं होना चाहिए और गायक होना चाहिए। तो बी ही बचा खाली।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऐसा अभिनेता है जो अभिनेता है और गायक है, इंजीनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, रोहित, रोहन और रानी तीन दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है। रानी अंत से 14वीं जगह पर है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है तो कतार की अंत से रोहन का स्थान क्या होगा? 24वां स्थान होगा, 18वां होगा, 19वां होगा या 9वां होगा? तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप भी कोशिश करना, अगर आपके पास कॉपी हो तो उसे करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। देखिए, रोहित, रोहन और रानी तीन दोस्त हैं, प्रशासनिक कार्यालय में अपनी फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ से 9वीं जगह पर है, यानी यहाँ से कतार आरंभ होती है तो यहाँ से 9वीं जगह पर जो है भाई 9वीं जगह पर खड़ा है। कौन खड़ा 9वीं जगह पर? रोहित खड़ा है। रानी अंत से 14वीं जगह पर है। रानी जो है अंत यहाँ पर है तो यहाँ से 14वीं जगह पर जो है रानी खड़ी है। और रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं। रोहन और रानी के बीच कितने छात्र हैं? तो 4 छात्र हैं, यानी यहाँ यहाँ पर कौन है? रोहन है। और इनके बीच में कितने छात्र हैं? 4 छात्र हैं। तो और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। यहाँ पर दे रखा है ना 5 छात्र, ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 छात्र हैं। रोहन और रोहित के बीच, रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है, अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है और नीचे से कौन सी 14वीं जगह पर है, तो सबसे पहले हमें ये देखो कितने लोग हैं। रानी शुरू से तो 20वीं जगह पर और नीचे से 14वीं जगह पर, तो 20 + 14 कितने हो गए? 34। 34 में से एक घटा दो तो सबसे पहले तो 33 लोग हैं। अब अगर अब तो कतार के अंत से रोहन का स्थान इसने पूछा है। भाई रोहन का स्थान पूछा है तो रोहन तो यहाँ पर है ना, 14 ऐसा चलो, जहाँ पहले रानी के पास पहुँचो, फिर रानी से 4 आगे बढ़ के तब रोहन की जगह मिलेगी, क्योंकि ये राहुल है और ये रोहन है, ये रानी है। तो 14 चले पहले, तो फिर 4 और चले हम, तो कितने हो गए? 18। फिर 19वें नंबर पर बैठा ही है। कौन बैठा भाई? 19वें नंबर पर फिर जो है रोहन बैठा। तो इसका मतलब है 19वें स्थान पर कतार के अंत से रोहन का स्थान है। मतलब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थोड़ा समझा, इतने में अच्छे से हो सकता है नहीं समझा पाया होऊंगा। आप करने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कुछ भी आपको अपने पास से फालतू एफर्ट नहीं लगाना, बस जैसे जैसे क्वेश्चन कराओ वैसे वैसे करते रहो। क्वेश्चन नंबर 37। ये एक प्रकार से पैटर्न दे रखा और ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर के 3 चित्रों में से कौन इस पैटर्न के दाएं अर्ध हिस्से के समान दिखाई देता है, यानी बेसिकली इसके समान कौन सा दिखाई दे रहा है। इसके समान दिखाने का मतलब है इस तरीके से ऐसे लाइन खींच दी, अब थोड़ा बहुत होगा तो ये जो सही चल रहा था, लेकिन ऊपर की तरफ को जो गया तो ये गलत हो जाएगा। और ये तो जिंग जैंग में चल गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी वाला ही हमारा जो है मिलता जुलता है थोड़ा सा। तो इसने सिर्फ इतने की बात की है दोस्तों, तो बी वाला हमारा मिलता जुलता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। एक कथन दे रखा है, फिर उसके बाद कार्यवाहियाँ दे रखी हैं, तो इन्हें पढ़ लेते हैं एक बार। कथन है, प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं, ये कथन है। फिर कार्यवाहियाँ, सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए। तो कौन कौन सा जो है ये जो कथन है ये मजबूत हैं, एक प्रकार से अनुसरण करते हैं। यानी प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं, प्रत्येक वर्ष की बात चल रही है। और लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए, तो तीसरा वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जल पीना कैसे बंद कर सकते हैं? अगर जल पीना बंद कर दिया तो भी वो मर जाएंगे। तो भाई इसके लिए क्या है,
सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो सरकार फिर बहुत लोगों को वित्तीय सहायता प्रभाव करनी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ष की बात चली है, इस वर्ष की ही ये बात नहीं है। प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल से मर रहे हैं। तो पहला वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इस वर्ष वालों को आप वित्तीय सहायता देते हो तो अगर तो पहले वर्ष वालों को भी दो, जो जल पीने की वजह से जिनकी मौत हो गई है, नहीं तो वो जस्टिफाई नहीं होगा। लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। तो कुछ हद तक ये सही हो सकता है कि लोगों को ये शिक्षित करो, इतना शिक्षित करो कि वो शुद्ध जल का जो है उपयोग कर सकें। हालांकि हो सकता है वहाँ पर जल की कुछ समस्या हो। कुछ हद तक अगर इन तीनों को देखते हैं तो इन तीनों में जो है ये दूसरा वाला सही है। तो केवल दूसरा अनुसरण करती है, जो हमारा कथन दूसरा है यही अनुसरण करता है, बाकी पहला और तीसरा अनुसरण नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई पानी की टंकी 3/16 भाग 15 मिनटों में भरता है तो बाकी टंकी कितने मिनटों में भरेगी? तो ये एक प्रकार से कह सकते हो कि मैथ का सवाल है जो रीजनिंग में पूछ लिया। तो 3/16 भाग 15 मिनटों में भरता है, तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि टंकी कितने समय में भरेगी। तो भाई 3/16 भाग जो है 15 मिनटों में भरता है, तो 3×5 = 15 और 16×5 = 80। तो यानी 80 मिनटों में टंकी भर जाएगी। अब वो कह रहा है 3/16 भाग तो 15 मिनटों में भर गया, बाकी कितना भरेगा? टोटल 80 में भरेगी, और 15 मिनट का भरा चुका है, तो 80 में से 15 घटाओगे तो 65 बचे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी टंकी को भरने में 65 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, चार बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है और उनके जन्म में 4-4 वर्ष का अंतर है। सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। दोस्तों इस सवाल को आप ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। जैसे सबसे छोटे की उम्र पूछी है, तो सबसे छोटे की 7 वर्ष, फिर उससे बड़े की लगाओ 7, 11, फिर उससे 4 साल बड़ा 15, फिर उससे 4 साल बड़ा 19। तो 7 और 11 18, 18 और 15 33, 33 और 19 की बात करें तो 52 हो रहा, तो ये नहीं बैठेगा। अब जो है दूसरा ऑप्शन लेते हैं हम। 9 वर्ष, तो सबसे छोटी की 9 वर्ष, फिर 4 साल बड़ा, क्योंकि 4-4 वर्ष का अंतर है, तो 13, फिर 4 वर्ष का अंतर 17, फिर 4 वर्ष का अंतर 19। ओ सॉरी 19 नहीं, यहाँ पर 21। तो 13 और 9 कितना होगा? 22। 22 और 17 कितना होगा? 22 और 17 हो जाएगा 39। 39 और 21 60। तो यानी ये सेटिस्फाई कर गया। तो सही आंसर हो जाएगा कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र 9 वर्ष है। अगर आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर जाओगे, और ना आप पूरा फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन हो भी नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, बैंगनी यानी पर्पल के सामने कौन सा रंग है? बेसिकली पर्पल के विपरीत यहाँ पर पूछा गया है। आपने पासे वाले सवाल करे होंगे, तो ये कर सकते हो आप। पर्पल यहाँ दे रखा है, और ब्लू रेड, ब्लू रेड, तो ब्लू रेड मिल गया। ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड, तो यहाँ पर्पल है, यहाँ येलो, तो इसके जो विपरीत होगा येलो होगा। आराम से कर सकते हो, कौन सा होगा? येलो। तो ऑप्शन में देख लेते हैं येलो दे रखा है क्या। तो भाई येलो दे रखा है, यानी पीला जो है हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, ये इस तरीके की जो है टेबल दे रखी है, इसमें आपको बताना है क्या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो 13×2 = 26, 26 और 4 = 30, 15×4 = 60, 60 और 5 = 65, 12×5 = 60, 60 और 8 = 68। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान सीरीज थी, आराम से कर जाते भाई आप। क्वेश्चन नंबर 43, वही है, कथन दे रखे हैं और निष्कर्ष दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ के क्या फ़ायदा, कथन और निष्कर्ष देखो, उसके बाद में जो है आंसर खुद निकल ही आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम। सभी ग्रह तारे हैं, सभी जो ग्रह हैं तारे हैं, सभी तारे चंद्रमा हैं, सभी तारे मून है।
कुछ तारे ग्रह हैं, कुछ जो तारे हैं वो ग्रह हैं, तो सही है। कुछ जो है तारे ग्रह हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। और जी कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, कुछ मून जो है वो ग्रह हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ये मैंने पहले आपको बता दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित चित्र में से कौन सा तृणभक्षियों बाघों और जानवरों के बीच सही संबंध दर्शाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए तृणभक्षियों बाघों और जानवरों के बीच में सही संबंध दर्शाने की इसने बात की है। तो तृणभक्षी कौन से होते हैं? देखो जानवरों के अंतर्गत तो आपको पता होगा मांसाहारी भी आते हैं और शाकाहारी भी आते हैं। जानवर तो शाकाहारी भी होते हैं और जानवर मांसाहारी भी होते हैं। तो सबसे पहले तो जानवर, और जो तृणभक्षी है ना, तृणभक्षी होते हैं शाकाहारी और बाघ होते हैं मांसाहारी। लेकिन होते तो दोनों जानवर ही हैं। तृणभक्षी भी जानवर होते हैं, बाघ भी जानवर होते हैं। ये तो हो गए मांसाहारी, ये हो गए शाकाहारी, और ये हो गए जानवर। यानी जानवरों वाले गोले में आपको तृणभक्षी और बाघों का जो है अलग से गोला बना देना। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, जो कथन दे रखा है उसके बाद उसके निर्णय दे रखे हैं। कथन और निर्णय की अगर बात कर लेते हैं हम, तो गुणवत्ता का एक मूल्य होता है। भारत शिक्षा के लिए काफ़ी धन का आवंटन कर रहा है। तो भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। क्योंकि अगर काफ़ी धन का आवंटन कर रहा है भारत शिक्षा में, केवल शब्द जहाँ आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। इसमें पहली चीज़ तो ये है, ऑप्शन नंबर जो है ए ही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, केवल निष्कर्ष एक ही सही है। क्योंकि दूसरे वाले में केवल लग गया, अगर केवल ना लगता तो वो सही हो जाता, पर केवल लगने पर दूसरा वाला जो ऑप्शन था वो गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक सही है। दोस्तों रीजनिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पहले हिंदी करी फिर रीजनिंग। अब जो है सामान्य जानकारी कर लेते हैं। सामान्य जानकारी जिसे जीएस कहते हैं, आपको पता होगा जीएस, जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम अगर आपने दिए होंगे तो वहाँ पर पूछी जाती है, जिसमें भारत से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, विदेशों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी जीके का अलग पार्ट है, वो भी पार्ट आपको मिलेगा देखने को, पर 20 क्वेश्चन जो है खाली जीएस के मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जोरवे कल्चर असम बिहार में तो होने का नहीं, महाराष्ट्र गुजरात में आप फंसोगे। तो जोरवे कल्चर का संबंध महाराष्ट्र से है। क्वेश्चन नंबर 47, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य भाई जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? तो ये कब किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन? तो ये किया गया था भाई 1928 में। कब? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 49, जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली यानी 15 अगस्त 1947 को, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एटली था। कौन भाई? एटली था। देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय जो है एटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और उनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक था। और बात करी जाए तो एटली किस पार्टी से संबंध रखते थे? तो लेबर पार्टी से संबंध रखते थे। अगर आपसे पूछ लेना कि इटली किस पार्टी से थे, तो इटली का जो संबंध था भाई, इटली का संबंध था लेबर पार्टी से। किससे? लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 50, देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देवमाली जो है उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पूछ लेता ना,
कुछ राज्यों की आपको ऊंची चोटी याद करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यूपी का आपको पता होना चाहिए, अमसोत जो है यूपी की सबसे ऊंची चोटी है, और देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। तो इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 51, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। क्या भाई? थोरियम। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 53, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? देखो, किसी को अनुसूचित जनजाति से निकालना है या उसमें अनुसूचित जनजाति में उसकी एंट्री करानी है, तो ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं, संसद कर सकती है, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कर सकते हैं, या संघ के मंत्री परिषद कर सकती हैं। यानी संसद के द्वारा राष्ट्रपति उसे बाहर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और निकालेंगे कौन? राष्ट्रपति उस चीज़ की घोषणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। जो आपके गांव के प्रधान है उनका कार्यकाल 5 वर्ष ही तो होता है। 5 वर्ष तक ही तो वो प्रधान रहते हैं, उसके बाद में चुनाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो भाई 52वां संशोधन अधिनियम जो हुआ था वो संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है? तो वो सेंट्रल बैंक को कहा जाता है, द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, सेंट्रल बैंक। क्वेश्चन नंबर 57, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना को। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो पहले भारतीय भाई चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। इनमें अगर ऐसे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं। और जी अगर बात करी जाए ना, वैसे सबसे पहले मतलब 3 लोगों को मिला था। वो 3 लोग कौन कौन से थे? एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और एक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, और एक चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। तो सबसे पहले जो मिला था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, उनके बाद मिला था इन्हें। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन में दे नहीं रखा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी, तो ऐसे में जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्वेश्चन नंबर 59, किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? तो ये किया था जेसी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 60, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो भाई हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था सिकोसर्की ने। किसने? सिकोसर्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डेविड चिपरफील्ड को। किसे? डेविड चिपरफील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ चार्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन हैं? तो इसके जो निर्देशक हैं वो कार्तिकी गोंजावेल हैं। कौन से? गोंजावेल, कार्तिकी गोंजावेल। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत की है? तो वो की है भाई पश्चिम बंगाल ने।
पुरानी सड़कों की मरम्मत तथा नई सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने पथश्री और रास्ताश्री योजना की शुरुआत की है और इस योजना के केंद्र में मुख्यतः ग्रामीण सड़कों को रखा गया है। तो पथश्री रास्ताश्री याद रखना, ये योजना पश्चिम बंगाल की योजना है और सड़कों से संबंधित है। समझ भी आ रहा होगा, पथ माने रास्ता भी होता, रास्ता यहाँ दे ही रखा है, सड़कों से संबंधित है और ग्रामीण सड़कों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध किससे है? तो वो चंद्रमा से है। क्वेश्चन नंबर 65, अप्रैल 2023 में WHO ने किन दो देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया था? तो वो किया था अजरबैजान और तजाकिस्तान को। किसे? अजरबैजान और तजाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो वो दूसरी पीढ़ी से है। पहली पीढ़ी की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब थी और फिर तीसरी पीढ़ी से जो है IC का जो है इंटीग्रेटेड चिप का जो है शुरुआत होने लगी थी तीसरी पीढ़ी से। जैसे VLIC मिल जाएगा इस तरीके से, पर पहली में तो वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर। पहली और दूसरी का ज़्यादा पूछते हैं वो, तो याद रखना पहली में वैक्यूम ट्यूब था और दूसरी में ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 68, मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है? तो मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला कौन होता है? तो वो होता है संज्ञात्मक विज्ञान, कॉग्निटिव साइंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाई मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जो भी मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हें अच्छे से आप पढ़ लेना और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करना कंप्यूटर की, क्योंकि अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम अगर UP ट्रिपल SC के आप देखोगे ना, तो कंप्यूटर का जो स्तर है वो बहुत अच्छा स्तर पूछा गया है। मैं ये मानता हूँ यार, बहुत ही अच्छा स्तर पूछा जा रहा है कंप्यूटर का। बाकी किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे जितने UP ट्रिपल SC इस बार कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ रही है। बहुत बच्चे गलतियां कर रहे हैं क्योंकि इतना डीप कोई पढ़ता नहीं, बहुत ज़्यादा डीप में पूछ रही है और सारे कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते UP ट्रिपल SC द्वारा, ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 69, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? तो वो है के नियरेस्ट नेबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। किसमें लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता? तो किसमें नहीं किया जाता भाई? लेजर तकनीक का जो प्रयोग है वो किसमें नहीं किया जाता? तो माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया जा सकता। बाकी बारकोड रीडिंग, कटिंग और ड्रिलिंग और फिजियोथेरेपी में जो है लेज़र तकनीक का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने विकसित किया था? तो ये जॉन मैककार्थी ने विकसित किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। LISP को किसने विकसित किया था? ये एक प्रोग्रामिंग भाषा, तो जॉन मैककार्थी ने जो है इसे विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म की मैंने एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। फुल फॉर्म की जो वीडियो है वहाँ से आप चीज़ें कर जाओगे। IDN का पूर्ण रूप पूछा है यहाँ पर, तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी PC से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है?
तो इसका जो सही आंसर देखते हैं हम 73वें क्वेश्चन का। तो सही आंसर हो जाएगा VoIP यानी इंटरनेट टेलीफोनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर MS वर्ड में आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या रहने वाली है? तो Ctrl+D। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? दाएं संरेखित करने के लिए यानी राइट अलाइन की बात की है, तो राइट अलाइन के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करना होगा? तो वो Ctrl+R का यूज़ करना होगा। तो आप राइट अलाइन कर सकते हो Ctrl+R से। क्वेश्चन नंबर 76। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो भाई वो ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है। जब आप कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन करते हो यानी वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड ऑन ए कंप्यूटर इज नो एज, तो उसे ऑथेंटिकेशन कहते हैं। यार कंप्यूटर तो ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये तो इंग्लिश में होना चाहिए क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है हिंदी में, क्योंकि जब हम सीखते हैं प्रैक्टिकल तौर पर तो वो सारी चीज़ें इंग्लिश में सिखाई जाती हैं और जब देखते हैं तो हिंदी में। अब वहाँ पर भी हिंदी वाला जो बच्चा है ना, वो अगर हिंदी में पढ़ेगा ना तो फिर उसे इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसका जो टाइम ही लगता है बिना मतलब का। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट तो भाई किसमें बनती है? एक्सेल में बनती है स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पावर पॉइंट में तो स्लाइड्स वगैरह बनती हैं जिन्हें PPT कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसमें स्प्रेडशीट का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो यहाँ पर जिस तरीके से ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवा अय्यादुरई। यानी जो वर्तमान स्वरूप है ना ईमेल का, यह शिवा अय्यादुरई ने ही बनाया था और ये भारत के रहने वाले ही हैं। क्वेश्चन नंबर 79। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे होगे, ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन ही देखने को मिलते हैं, तो ये किस चीज़ पर आधारित है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ पर है, IBM पर है, MS वर्ड पर या लिनक्स पर? तो भाई ये लिनक्स पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? कंप्यूटर इनपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग इनमें से सभी। तो इसका जो कार्य है, इसके चार मूल कार्य होते हैं। तो इनपुट भी होता है भाई, स्टोरेज भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है और आउटपुट भी होता है, आउटपुट भी देता है वो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस यानी इनमें से सभी। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इस बार यूपी ट्रिपल SC ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं 5-5 विकल्प पूछे हैं। और याद करना भाई, 5 विकल्प पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में जो है ना, 5 विकल्प आएंगे देखने को मिलेंगे, जिनमें से पांचवा विकल्प हुआ करेगा इनमें से कोई नहीं। और यूपी ट्रिपल SC जलवा बहुत उठा रही है, इनमें से कोई नहीं वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा रख रही है। अब 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं 100 में से। अभी उत्तर प्रदेश जीके की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी क्वेश्चन नंबर 81। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बरेली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद है। गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा वोटर भी हैं। और सबसे कम की बात कर लेना, क्या सबसे ज़्यादा या सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो बागपत है। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84।
गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो ये भी उत्तर प्रदेश से है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? तो भाई किसे करेंगे वो? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो फुर्सतगंज में स्थित है। और फुर्सतगंज आपको पता होगा ये कहाँ पर पड़ता है भाई? फुर्सतगंज अमेठी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो कौन सी जनजाति ऐसी है जो यूपी में भी है और उत्तराखंड में भी है? देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब अलग हुए थे, कब हुए थे ये? 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुए थे। 13 जिले काटकर उत्तराखंड बना दिया था। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक जनजाति ऐसी है जो निवास करती है, इतनार, भील, थारू, मुंडा। तो सही आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 88, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? यानी किस्सा राधा कन्हैया किसने लिखी है? तो नवाब वाजिद अली शाह ने लिखी है। किसने? नवाब वाजिद अली शाह ने। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो भाई जैता ही उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, बाकी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। सबसे ज़्यादा जो निर्माण वगैरह कार्य करवाए हैं वो शाहजहां और अकबर ने ज़्यादा करवाए हैं। पर हम कन्फ्यूजन इन दो में ही हो जाते हैं, तो हमें पढ़नी तो चीज़ें पड़ेंगी, तभी हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो भाई इलाहाबाद, जो वर्तमान समय में प्रयागराज है, इसमें सबसे पहले कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे, तो प्रयागराज से हल्दिया तक जो है नेशनल वाटरवे 1 है और इसे ही घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ क्षेत्र दे रखा, दूसरी तरफ खनिज दे रखा। अभी सोनभद्र में क्या मिलता है? सोनभद्र में चूना पत्थर मिलता है। इलाहाबाद में क्या मिलता है? सीसा बालू। ललितपुर में क्या मिलता है? तांबा। और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला। पहले का चौथा, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगी। पहले का चौथा और दूसरे का दूसरा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो अलीगढ़ के ताले फेमस है, मुरादाबाद में पीतल का सामान आपको पता होगा फेमस है, पीतल नगरी भी मुरादाबाद को कहते हैं, फिरोजाबाद में चूड़ी ये कांच का सामान बहुत होता है, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहते हैं। मेरठ चाकू से संबंधित नहीं है दोस्तों। चाकू से जो संबंधित है वो रामपुर है। मेरठ स्पोर्ट्स वाले चीज़ों से संबंध है, यानी स्पोर्ट्स का जो सामान है वो मेरठ में मिलता है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 95, हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है। तो हस्तनिर्मित कागज का निर्माण वैसे सहारनपुर है, सहारनपुर ना हो तो आप जालौन लगा देना, इन दोनों जगह होता है। सहारनपुर में भी, जालौन में भी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 96, गीडा है। गीडा की बेसिकली फुल फॉर्म पूछी गई है। तो गीडा क्या है भाई? तो गीडा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो ये रामपुर में है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा बांध नहीं है भाई? तो बदुआ नहीं है, ये बिहार में स्थित है। बाकी अगर अहरोरा की बात करें तो ये मिर्ज़ापुर में है। अडवा की बात करें तो ये भी मिर्ज़ापुर में है।
और अगर बघेलखंड की बात करें तो ये बलरामपुर में है, और बदुआ की बात करें तो ये बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो गेहूं, जौ, गन्ने के मामले में टॉप पर है यूपी पूरे भारत में। चावल के स्थान पर दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है चावल के मामले में। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं? तो कृषि क्षेत्र में ही है उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, एक मॉक टेस्ट आपका करवा दिया है। कोशिश करिए कि कम से कम समय लगे और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिल के आए। अगर आप लगातार जुड़े रहते हो हमारे साथ तो आप देखोगे, अपने आप को महसूस करोगे कि आप कितना बेहतर हो चुके हो। और भाई अभी समय बहुत है, मैं ये कहता हूँ पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने की, बस टाइपिंग करते रहना आप। कभी कहीं ऐसा ना हो कि टाइपिंग ना करो भाई, तो टाइपिंग करते रहना। पेपर में कुछ ऐसी बड़ी दिक्कत आने वाली है नहीं दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। क्लास में अगर कुछ कमी लगती हो तो भाई कमेंट करके बता दी करो। और अगर कमेंट नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम पर अपना पेज है जो सरकारी एकेडमी ऑफिशियल करके है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप बता सकते हो। डीएम करके कोई अगर क्वेरी या पूछना चाहते हो कुछ पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सरकारी एकेडमी ऑफिशियल जो है टेलीग्राम है, अपना सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।